देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अगर डॉक्टर किसी को डेड डिक्लेयर कर दे तो उसके बाद वो इंसान बाय एनी चांस फिर से जिंदा हो सकता है? आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा, पर वहीं आप में से कुछ लोग वो भी होंगे जिन्होंने ये चमत्कार होते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा। और मेरी आप बीती भी कुछ ऐसी ही है। फ़र्क बस इतना है कि वो मर के ज़िंदा होने वाला इंसान मैं ही हूँ। आज से लगभग 7 साल पहले मेरा एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी बाइक एक 12 पहिए वाली ट्रक से भिड़ गई थी। मेरे हाथ पैरों की हड्डियां टूट गईं, पर मुझे वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। जब तक मैं होश में रहा तब तक मुझे अपने आप को देखकर यकीन हो गया था कि मैं अब नहीं बचूंगा, और हुआ भी ऐसा ही। उसी रात मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, पर यह मेरा अंत नहीं था। अचानक ही मेरी दिल की धड़कनों ने धड़कना शुरू कर दिया, और दिल के धड़कते मुझे जोरदार झटका लगा, और उस झटके के साथ ही मेरी आंख खुल गई। आंखों के खुलते ही सबसे पहले जिसे मैंने देखा वो मेरे पिताजी थे, जो अपने दोनों हाथ जोड़े अपना सर झुकाए मेरे ठीक सामने खड़े थे। फिर जब मैंने आसपास नज़र घुमाकर देखा तो कुछ और लोग मुझे अपने इर्द गिर्द बैठे हुए नजर आए, जो बहुत ही अजीब दिख रहे थे। फिर जब मैंने एक नज़र अपने पर डाली तो मैंने देखा कि मेरा पूरा बदन लाल कीचड़ से सना हुआ है। अभी मैं कुछ समझ पाता कि इतने में मेरे इर्द गिर्द बैठे उन अजीब से लोगों ने मेरी आंख पर एक काली पट्टी बांध दी और फिर मुझे किसी कपड़े में लपेटने लगे। फिर इसी बीच मुझे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया। हालांकि मैं होश में ही था, पर अब मुझे बाहर का ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही मेरे बदन पर लिपटा वो कपड़ा महसूस हो रहा था। इस दौरान मैं अपने पिताजी, जिन्हें मैंने अपने सामने खड़ा देखा था, उन्हें भी काफ़ी आवाज़ लगाई, पर पिताजी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। आखिरकार थक हार के मैं भी शांत हो गया। फिर एक लंबे वक्त के बाद अचानक मुझे शंख की ध्वनि सुनाई दी, और शंख की ध्वनि के फौरन बाद ही लोगों की आवाज़ें भी आने लगी। और फिर जब मेरे पर लिपटा कपड़ा और मेरे आंखों पर बंधी वो काली पट्टी हटाई गई तो मैंने खुद को अपनों के बीच में पाया। मतलब कि मैं अपने घर और अपने परिवार वालों के साथ था। मेरे घर वालों को सामने देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, पर ना जाने क्यों मेरे घर वाले मेरे करीब ही नहीं आ रहे थे। फिर जब मैंने उनसे सवाल करते पूछा, क्या हुआ, तुम लोग मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, तो मेरे घर वालों ने मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बस इशारे से मुझे बाथरूम जाने को बोला। चूंकि वो चिपचिपी लाल मिट्टी अभी भी मेरे पूरे बदन पर लगी हुई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद यही वजह है कि मेरे घर वाले मेरे करीब आने से कतरा रहे हैं। लिहाजा मैं फ़ौरन ही नहाने चला गया, और फिर जब मैं नहा धोकर आया तो मेरे घर वाले मुझसे बात तो कर रहे थे, पर अभी भी वो खुलकर पेश नहीं आ रहे थे। पर मुझे इस बात का तो अंदाज़ा था कि कुछ तो हुआ है, पर क्या ये अभी जानना बाकी था। फिर जब मैंने पिताजी से पूछा जोर देते हुए कि आखिर बात क्या है, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पिताजी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटा हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, पर इतना जान लो कि ये तुम्हारी दूसरी ज़िंदगी है। तुम्हारी मौत 1 साल पहले हो गई थी, और तुम्हें मौत की दुनिया से वापस लाने में मुझे 1 साल का वक्त लग गया। पिताजी के कहने पर कि मेरी मौत 1 साल पहले हो गई थी तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। फिर जब पिताजी ने मुझे मेरा ही डेथ सर्टिफिकेट दिखाया तो मैं भी दंग रह गया। अपना ही डेथ सर्टिफिकेट देखने के बाद मेरे गले से ये बात नहीं उतर रही थी कि सच में मेरी मौत हो चुकी है। मैं भी पिताजी से और सवाल करता कि उन्होंने कहा कि बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ। इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे और हम सब के लिए अच्छा है, इसलिए तुम अब इस बारे में कुछ ही मत पूछना। ये बोलकर पिताजी वहाँ से चले गए। खैर उस वक्त मैंने भी पिताजी की बात मान ली और उनसे कोई भी सवाल नहीं किया, पर मेरे मन में सवालों का सैलाब उठा हुआ था, जिस वजह से मैं बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। दिन यूं ही गुजरते गए, पर मेरे घर वाले ना जाने क्यों अभी भी मुझसे दूरी ही बना कर रखते। रात होते ही वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते, और फिर अगली सुबह ही वो अपने कमरे से बाहर आते। वही मुझे भी बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि मैं हूँ ही नहीं, मतलब कि मैं कभी भी आईने में अपना ही चेहरा देखकर इस सोच में पड़ जाता कि ये कौन है। और तो और मुझे अब अलग अलग शौक लग गए थे, जैसे कि पेंटिंग का,
पर मैं जो भी पेंटिंग बनाता था वो सारी ही पेंटिंग बहुत ही डरावनी और बहुत ही मनुष्य होती थी, क्योंकि मेरी हर पेंटिंग में किसी न किसी की मौत होती थी, वो भी बड़े ही दर्दनाक तरीके से। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि पेंटिंग बनाते वक्त मुझे ये याद नहीं रहता कि मैंने कब पेंटिंग बनानी शुरू की है और कब ख़त्म। इस पेंटिंग तक तो ठीक था, पर गुजरते वक्त के साथ एक और चीज़ होने लगी। दरअसल एक सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि किसी कब्रिस्तान की किसी कब्र पर बैठा हुआ था। अपने आप को कब्र पर बैठा हुआ देखकर मैं चीखते हुए उस कब्र से उठा और भागा, और गिरते बजरते जब मैं उस कब्रिस्तान से बाहर निकला तब जाकर के मेरा दिल काबू में आया। फिर और जब मैंने आसपास देखा तो सामने एक बस स्टॉप दिखा जहां कुछ लोग मौजूद थे। मैं फौरन ही भाग के उनके पास गया और जब मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है तो उन्होंने बताया कि यह हसरंगाबाद है। आज से पहले मैंने कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सुना था। फिर जब मैंने उनसे पूछा ये सरौली यहाँ से कितनी दूर है, तो उन्होंने इस पर सवाल करते हुए पूछा कौन सी सरौली की बात कर रहे हो आप, जो मक्की बाजार के पास है या बिधौला वाला सरौली। बिधौला का नाम सुनते ही मैंने कहा हाँ, बिधौला वाला ही सरौली, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मेरे ये कहते उन्होंने कहा वो तो तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सरौली के लिए तो खामियाने से बस मिलेगी या फिर ढोज की रेलवे स्टेशन से 7 बजे वाली पुरवैया एक्सप्रेस से भी जा सकते हो। दोस्तों ये जानने के बाद मैं ढोज की पहुंचा और वापसी की ट्रेन ले ली। पर घर लौटते मेरा मन काफ़ी अशांत था, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं थी कि मैं अपने घर से 350 किलोमीटर दूर आ गया और मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं कब और कैसे उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। हालांकि उस वक्त मेरे पास इन सवालों का जवाब तो नहीं था, पर मुझे ये पता था कि पिताजी को ज़रूर मालूम होगा। बहरहाल जब मैं घर पहुंचा तब तक सूरज ढल चुका था और घर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। जैसा कि मुझे पहले से अंदाज़ा था कि मेरे घर वाले अब मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ठीक मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर और आवाज़ लगाने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वहीं जब मैं दरवाज़ा पीटते पीटते थक गया तो मैं वहीं आंखों में आंसू लिए बैठ गया। अब एक और जहां मुझे अपने साथ हो रही अजीब घटनाओं ने हैरत में डाला हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर मुझे अपने घर वालों के ऐसे रूखे व्यवहार से दर्द हो रहा था। खैर बहते हुए आंसुओं के साथ रात गहराती गई और मेरी आंखों को भी भारीपन महसूस होने लगा। बार बार पलक झपकती मेरी आंखें मुझे नींद के आगोश में ले जाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। पर मुझे अब इस बात का खौफ था कि कहीं मैं फिर से उस कब्रिस्तान में ना पहुंच जाऊं, और इसी खौफ के चलते मैंने पथराई हुई आंखों के साथ वो रात गुजार डाली। और फिर जब सुबह पिताजी ने दरवाज़ा खोला तो वो मुझको देखते ही रो पड़े और रोते हुए बोले बेटा मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है। काश मैंने उस आदमी की बात नहीं मानी होती और तुझे जिंदा करने की बजाय एक जिम्मेदार पिता होने के नाते अंतिम संस्कार कर तुझे इस दुनिया से विदा कर देता तो तुझे इस दर्द से गुजरना नहीं पड़ता। पर बेटा तू मेरे मुंह के चलते उस दुनिया की दहलीज पर खड़ा है जो हम इंसान की है ही नहीं। पिताजी की बात सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो यकीनन आम सोच से कोसों दूर की बात थी। ये कुछ ऐसा मामला था कि जिसे हमारा विज्ञान आज तक समझने में नाकामयाब रहा है। फिर जब पिताजी ने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया कि तू हमसे कहीं दूर चला जा और फिर कभी मत आना, तो ये सुनकर मैं एक बार फिर से मर गया। आखिर एक परिवार ही तो था जिससे मुझे मदद की उम्मीद थी और जीने की वजह। खैर उस वक्त मैं बड़े उदास मन के साथ अपने घर की दहलीज से चल पड़ा, पर जाना कहाँ था ये तो मुझे पता ही नहीं था। घर से निकल जाने के बाद मैं अकेला बेसुध बस चले ही जा रहा था कि तभी कोई मेरे से टकराया और टकराते भूत भूत चिल्लाने लगा। फिर जब मेरी नज़र उस इंसान पर पड़ी जो मुझे देखकर भूत भूत चिल्ला रहा था, तो मैंने फौरन ही उसका कान पकड़ा और उसके कान को मरोड़ते बोला तू सुधरेगा नहीं साले, मिलते ही तेरी मस्करी चालू हो गई। दरअसल वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरे कॉलेज का दोस्त वरुण था। मेरे कहते ही वरुण शांत हो गया और बड़े ही गंभीरता से बोला आज से करीब 1 साल पहले तू उस एक्सीडेंट में मर गया था और हम लोग तेरे अंतिम संस्कार में भी पहुंचे थे। वो अलग बात है कि अचानक ही तेरे पिताजी ने तेरे अंतिम संस्कार में आए सभी लोगों को ये बोलकर भगा दिया कि तमाशा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे पिताजी के उस अजीब व्यवहार के चलते सभी लोग उसी वक्त चले गए थे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू सच में जिंदा है।
वरुण की पूरी बात सुनने के बाद ये तो साफ हो गया था कि मैं सच में मर गया था। पर दिक्कत वाली बात ये थी कि मुझे उस एक्सीडेंट के अलावा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने वरुण को सारी बात बताई तो उसके भी होश उड़ गए, पर उसे मेरी हर उस बात पर यकीन था जिस पर कोई दूसरा इंसान मरते दम तक नहीं करता। आखिर वरुण ने मुझे मरा हुआ भी देखा था और अब जिंदा भी देख रहा है, जो कि एक अचंभव से कम नहीं है। खैर, सारी बात बतलाने के बाद वरुण ने मुझे अपने साथ चलने को बोला। उस वक्त मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। लिहाजा मैं वरुण के साथ चलने को तैयार हो गया। अभी मैं वरुण के साथ उसके घर ही जा रहा था कि तभी वरुण की नज़र एक बुर्के वाली औरत पर पड़ी और उस औरत पर नज़र पड़ते ही वरुण ने चीखते हुए जोर से बोला, यार याद आया, जब मैं तेरे अंतिम संस्कार में पहुंचा था तो मैंने तेरे पिताजी को एक बुर्खे वाली के सामने अकेले में हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखा था, पर वो बुर्खा काले रंग का नहीं बल्कि नीला था। वरुण के एक कहने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर वो नीले बुर्खे वाली कौन थी और पिताजी उससे क्या बात कर रहे थे। अब मेरे सामने एक ये नया सवाल खड़ा हो गया था। बढ़ते सवालों में उलझा हुआ मैं वरुण के साथ उसके घर पहुंचा और खाना पीना करने के बाद एक कोने में बैठ गया। वरुण भी किसी काम के चलते चला गया और वहीं पर बैठे बैठे मेरी आंखें फिर से भारी होने लगी। मैं सोना तो नहीं चाहता था, पर शायद अब ये मेरे बस में नहीं था, इसलिए कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जब मेरी आंख खुली तो फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं फिर से उसी कब्रिस्तान में था, पर इस बार मैं उस कब्र पर बैठा नहीं बल्कि उस कब्र को खोद रहा था। और अभी भी गहरी रात थी। जैसे मैंने अपने आप को कब्र खोदते हुए देखा तो मैं चीखते हुए वहाँ से भागने के लिए पीछे पलटा। पीछे पलटते मुझे वही नीले बुर्खे वाली नजर आई। अभी मैं कुछ समझ पाता कि उस नीले बुर्खे वाली ने बोला, मर जाओ। उसके ये बोलते मैं एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ा और ज़मीन पर नीचे गिरते ही आगे जो हुआ। तो दोस्तों, उस रात आखिर मेरे साथ क्या हुआ ये देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 33 के साथ। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।